गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य के बारे में। वाइमर गणराज्य का जन्म यानी कि 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जर्मनी एक शक्तिशाली देश था। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध उसने युद्ध में भाग लिया। अब मित्र राष्ट्रों में रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि बड़े बड़े देश जो यूरोप की महान शक्तियाँ थी वे शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में दो महान शक्तियाँ थी, मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हंगरी, जिनका नेतृत्व इन्होंने किया था, धुरी राष्ट्रों का। सभी बड़ी शक्तियों ने मित्र राष्ट्रों में ही शामिल हो गई और युद्ध इतना लंबा खींचेगा किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। सभी शक्तियां अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में शामिल हो गई थी और सभी को ये लग रहा था कि जल्दी ही हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन युद्ध इतना लंबा चला ये किसी भी देश को एहसास नहीं था। इस युद्ध ने पूरी यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख दिया। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने सबसे पहले सफलता हासिल की, लेकिन थोड़े ही समय बाद 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों यानी कि जो मित्र देश थे उनके साथ युद्ध में शामिल हो गया। इस प्रकार उन मित्र राष्ट्र जो शक्ति थी वो एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। 1918 ईस्वी में केंद्रीय शक्तियां हराने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी मसले पर वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा गठित की गई, यानी कि उसकी एक बैठक बुलाई गई। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसमें जो गणराज्य की एक बैठक बुलाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसमें संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। इसमें महिला और पुरुष यानी कि औरतों को भी मत देने का अधिकार दिया गया। अब जर्मनी पर युद्ध में पराजय की कठोर शक्तियां मित्र राष्ट्रों ने थोप दी और उस संधि का नाम दिया गया वर्साई की संधि। वर्साई की संधि को एक अपमानजनक संधि बोला गया, क्योंकि सारे के सारे जर्मनी के जो उपनिवेश थे उस वे और 13% भूभाग और 75% लोह भंडार और 26% जो कोयले के भंडार थे, इन पर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया ने अधिकार कर लिया। यानी कि जर्मनी को युद्ध की शर्तों के अनुसार ये उपनिवेश और भूभाग और जो इनके कोयले और लोहे के भंडार थे यानी कि खनिजों के भंडार थे, ये इनको देने पड़े। इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेवार ठहराया गया। यानी कि ये बताएगा कि ये जो शर्तें युद्ध की जो दी गई हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, ये सारे के सारे वाइमर गणराज्य की वजह से है। यूरोप युद्ध खत्म होते ही कर्जदारों का एक महाद्वीप बन गया। इससे पहले यूरोप महाद्वीप और देशों को भी कर्ज देता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही वह कर्जदारों का एक महाद्वीप बन गया। रेडिकलवादी यानी कि आमूल परिवर्तनवादी लोग अब 1923 के आर्थिक संकट के बाद बल मिला। जर्मनी को युद्ध में स्वर्ण मुद्रा में हर्जाने भी भारी देना पड़ा। अंत में 1923 में जर्मनी ने हर्जाना देने से यानी कि युद्ध की शर्तों के अनुसार जो हर्जाना देना था उससे इनकार कर दिया। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप किया और 1923 से 28 तक जर्मनी में अस्थिरता यानी कि स्थिरता बनी रही है। किसी प्रकार का कोई भी काम न हुआ, बिल्कुल स्थिरता बनी रही। 1932 में अमेरिका को भी औद्योगिक उत्पादन यानी कि अमेरिका का जो औद्योगिक उत्पादन था वो बिल्कुल आधा रह गया। निर्यात गिरता जा रहा था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, किसानों की हालत बिल्कुल खराब थी। यानी कि ये 1929 से 1933 तक का जो है ये यूरोप में एक आर्थिक संकट यानी कि
आर्थिक संकट बोला गया इसमें। इसमें यूरोप का कोई एक दो ही देश ऐसा बचा जिस पे आर्थिक संकट की मार नहीं पड़ी हो, जैसे रूस एक ऐसा देश था जिस पे आर्थिक महामंदी का असर नहीं पड़ा, और सभी यूरोपीय देशों की हालत खराब हो गई थी। औद्योगिक उत्पादन लेकिन सभी का अधा रह गया था, और ये सभी का दोषी यानी कि वाइमन गणराज्य भी इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। तो ये थी बेटा वाइमन गणराज्य का जन्म। अब आगे पढ़ेंगे हिटलर का उदय। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।